सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय से संबंधित उपमा अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण और आज हम देखने जा रहे हैं उपमा अलंकार क्या है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित उपमा अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अलंकार का अर्थ, परिभाषा व अलंकार भेद के बारे में अध्ययन किया और आज हम देखने जा रहे हैं उपमा अलंकार। तो देखते हैं विद्यार्थी क्या होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का लक्षण होता है साधर्म्यम उपमा भेदे। साधर्म्यम उपमा भेदे। तो देखिए विद्यार्थियों, साधर्म्यम उपमा भेदे अर्थात उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर साधर्म्य का कथन उपमा अलंकार कहलाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, उपमान अलग होता है और उपमेय अलग होता है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, आज ही देखेंगे कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है। उपमान अलग होता है और उपमेय अलग होता है, लेकिन फिर भी यदि इनकी किसी कथन से समानता बताई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। फिर देखना, उपमान और उपमेय दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे हम। उपमान और उपमेय अलग अलग होते हैं, फिर भी यदि इसकी समानता बताई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। लक्षण देखना, परस्फुटम सुंदरम, परस्फुटम सुंदरम साधर्म्यम उपमेत्यभिधीयते। सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। परस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, साम्यम उपमा इति अभिधीयते। अर्थात जब किसी पद में किसी एक सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिया जाता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। एक तो देखना, सामान्य पदार्थ है और एक विशेष पदार्थ है। तो यदि सामान्य पदार्थ को भी विशेष पदार्थ के समान मान लिया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक बार आप देखना, एक तो है मुखम यानी मुख और एक है चंद्रमा। एक तो है मुख और एक है चंद्रमा। यहाँ चंद्रमा विशेष है, विशेष पदार्थ है, और मुख सामान्य पदार्थ है। यदि मुख को चंद्रमा के समान मान लिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार माना जाता है। तो एक बार फिर देखना, यानी दो पदार्थ है, एक तो पदार्थ है सामान्य और एक पदार्थ है विशेष। तो जब सामान्य पदार्थ को विशेष पदार्थ के समान मान लिया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखो, यानी किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना उपमा है। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से तुलना करना क्या है, उपमा है। जैसे चंद्र इव सुंदरम मुखम, चंद्र इव चंद्रमा की तरह, इव की तरह, सुंदरम सुंदर मुखम मुख, चंद्रमा की तरह सुंदर मुख। तो यहाँ पर एक तो सामान्य पदार्थ है और एक विशेष है। तो विशेष पदार्थ कौन सा है, चंद्रमा, और सामान्य पदार्थ कौन सा है, मुख। लेकिन फिर भी सुंदरता के कारण दोनों को समान मान लिया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार माना जाता है। इसमें एक सामान्य पदार्थ मुख को सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पदार्थ कौन सा है, चंद्रमा के समान मान दिया गया है, अतएव यहाँ उपमा अलंकार है। अब आप समझ गए उपमा अलंकार क्या है। जब एक सामान्य पदार्थ को विशेष पदार्थ के समान मान दिया जाता है तो यहाँ पर
चंद्रमा एक विशेष पदार्थ है और मुख एक सामान्य पदार्थ है, लेकिन दोनों में सुंदरता है, इसलिए मुख को चंद्रमा के समान सुंदर मान दिया गया है। अतः यहाँ पर समानता दिखाई गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार माना जाता है। आगे देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब देखेंगे हम उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग। अब जो हम उपमान उपमेय है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखना, सबसे पहले है उपमेय। सबसे पहले क्या है, उपमेय। देखिए विद्यार्थी, उपमेय क्या होता है, ये सामान्यतः साधारण पदार्थ उपमेय कहलाता है, अर्थात जिस पदार्थ की कवि या लेखक द्वारा वर्णन किया जाता है वह उपमेय है। वर्ण्य विषय, यानी जिसका कवि के द्वारा या लेखक के द्वारा वर्णन किया जाता है वह क्या होता है, उपमेय होता है। तो एक तो बात यह है कि कवि के द्वारा इसका वर्णन किया जाता है, दूसरी बात कि यह सामान्यतः साधारण पदार्थ होता है, साधारण विशेष नहीं, साधारण पदार्थ होता है। जिस प्रकार से चंद्रमा की तरह सुंदर मुख, चंद्रमा की तरह सुंदर मुख। तो यहाँ पर कवि किसका वर्णन करना चाहता है, मुख का, मुख का वर्णन करना चाहता है। तो यह क्या हो गया, यह एक कवि के द्वारा वर्ण्य विषय हो गया मुख। तो कवि मुख का वर्णन करना चाहता है, तो साधारणतः जो सामान्य पदार्थ होता है वो उपमेय कहलाता है, अर्थात जिस पदार्थ का कवि या लेखक वर्णन करना चाहता है या कवि या लेखक के द्वारा वर्णन किया जाता है वह उपमेय होता है। तो वर्ण्य विषय उपमेय। तो यहाँ पर कवि किसका वर्णन करना चाहता है, मुख का वर्णन करना चाहता है। तो यहाँ पर मुख क्या हो जाएगा, मुख उपमेय हो जाएगा। यानी जो उपमा देने योग्य हो या जिसे उपमा दी जा सके वह उपमेय होता है। यह विशेष्य, वर्ण्य विषय, वर्णनीय, प्रस्तुत व प्रकृत आदि नामों से भी जाना जाता है। अब देखना, बहुत बार पूछा जाता है कि उपमेय को और अन्य किस नाम से जाना जाता है या किन नामों से जाना जाता है। तो उपमेय को अन्य विशेष्य, वर्ण्य विषय, वर्णनीय, प्रस्तुत व प्रकृत, याद रखना है, प्रस्तुत पदार्थ या फिर प्रकृत पदार्थ कौन सा होता है, उपमेय होता है। तो उपमेय को विशेष्य, वर्ण्य विषय, वर्णनीय, प्रस्तुत व प्रकृत आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, चंद्रमा की तरह सुंदर मुख, तो यहाँ पर जो मुख पद है यह उपमेय है। तो यहाँ पर मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो कवि जिसका या लेखक जिसका वर्णन करना चाहता है वह उपमेय कहलाता है। यहाँ पर कवि मुख का वर्णन करना चाहता है तो वह उपमेय है। यहाँ पर देखो ना, वर्ण्य विषय उपमेय होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं उपमान क्या है। उपमान तो जिसकी समता उपमेय से की जाए उस और जिससे उपमेय की तुलना हो वह उपमान कहा जाता है। यह सामान्यतः गुणों में उपमेय से अधिक होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि चंद्रमा की तरह सुंदर मुख, चंद्रमा की तरह सुंदर मुख। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुणों में चंद्रमा अधिक है, गुणों में चंद्रमा अधिक है। तो जिसकी समता उपमेय से की जाए, तो यहाँ उपमेय क्या है, मुख है। तो इसकी समानता किसी की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो जिसकी समता उपमेय से की जाए या जिससे उपमेय की तुलना हो वह उपमान कहलाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया, और मुख क्या हो गया, उपमेय
मुख उपमेय हो गया, और चंद्रमा गुणों में आधिक्य है, अधिक गुणवान होने के कारण चंद्रमा उपमान है। तो जब एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से तुलना की जाती है तो जो गुणों में अधिक होता है वो उपमान होता है, और सामान्य गुण वाला उपमेय कहलाता है। तो यहाँ चंद्रमा और मुख की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है। अब वे उपमान को किन नामों से जाना जाता है? तो उपमान को अप्रस्तुत, यानी उसको उपमेय को प्रस्तुत देखा था, उसको उपमेय को हमने प्रकृत देखा था, यह अप्रकृत हो गया, या यह सम पदार्थ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उपमान को अप्रस्तुत, अप्रकृत या सम पदार्थ भी कहा जाता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में चंद्र उपमान है, तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। गुणों में आधिक्य किसकी है? चंद्रमा की है। सामान्य गुण है वो मुख है। तो इस प्रकार से जब एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से तुलना की जाती है तो उसे उपमा कहा जाता है। तीसरा है साधारण धर्म क्या होता है? एक तो हो गया उपमान, उपमान, ठीक है। दूसरा हो गया उपमेय, उपमान, उपमेय, वर्ण्य विषय, मुख, गुणों में अधिक है चंद्रमा, तो उपमान उपमेय। और तीसरा हो गया साधारण धर्म, साधारण धर्म। तो साधारण धर्म का मतलब होता है कि यह उपमान और उपमेय दोनों में समान रूप से रहता है। यानी समान धर्म या साधारण धर्म वह होता है जो उपमान और उपमेय दोनों में रहता है। तो यहाँ पर देखिए आप, सुंदरता है तो वो दोनों में है, सुंदरता उपमान में भी है और सुंदरता उपमेय में भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि साधारण धर्म कौन सा हो गया? सुंदरता हो गया, क्योंकि ये दोनों में विद्यमान है। तो देखिए साथियों, जैसे उपयुक्त उदाहरण में सुंदरम साधारण धर्म है, क्यों? क्योंकि यह उपमान और उपमेय दोनों में विद्यमान है। तो जो धर्म उपमान और उपमेय दोनों में विद्यमान होता है, समान धर्म होता है दोनों का, तो उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म या समान धर्म कहते हैं। अब देखते हैं विद्यार्थियों, वाचक शब्द, वाचक शब्द। तो समता वाचक शब्द जो दोनों में समानता स्थापित करता है वह वाचक शब्द कहलाता है। तो उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में इव वाचक शब्द है, तो चंद्रमा की तरह, इव की तरह, चंद्रमा की तरह मुख सुंदर है। तो यहाँ पर इव है वो इन दोनों पदों को जोड़ रहा है, तो चंद्रमा की तरह मुख इव। तो वाचक शब्द की यदि हम चर्चा करें तो उपमेय और उपमान की समानता को जो प्रकट करने वाला जो शब्द होता है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। तो वाचक शब्द एक तो ये होगा, इसके अलावा और वाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अलावा यथा, जैसे, व अथवा, सदृश समान, समय समान, तुल्य तुल्य, सरिस समान, वत की तरह, सनिफ, सकाश व सवर्ण आदि वाचक शब्द कहलाते हैं। तो ये इव की तरह ये जो पद दिए रखे ये भी क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। तो देखना ये उपमा अलंकार का पता कैसे चलेगा? तो जब किसी पद में आ जाए इव या फिर आ जाए यथा, जब किसी पद्य में इव, यथा, वा, सदृश, सम, तुल्य, सरिफ, वत, शनिफ, काशम व सवर्ण जहां आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर उपमा अलंकार होगा। यही पहचान है उपमा अलंकार की। ये पद जब किसी पद्य में आ रहे हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग होते हैं वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। किसी भी एक अंग की अनुपस्थिति में लुप्तोपमा अलंकार होता है। तो चारों, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो जिस वाक्य में चार अंग, उपमा के कितने अंग हो गए? चार। एक तो हो गया उपमान, दूसरा हो गया उपमेय, तीसरा हो गया
साधारण धर्म, और चौथा हो गया वाचक शब्द। ये उपमा के 4 अंग होते हैं। यदि किसी पद्य में ये चारों अंग विद्यमान हैं, चारों मौजूद हैं, तो उसे कहेंगे पूर्णोपमा। इनमें से यदि एक भी अंग विद्यमान नहीं है तो उसे कहेंगे लुप्तोपमा अलंकार। उपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार यानी लुप्त उपमा अलंकार। पूर्णोपमा के अन्य उदाहरण यानी पूर्णोपमा, यहाँ पर चारों अंग जहां पर हैं, उपमा के चारों अंग हैं, वहां पर पूर्णोपमा है। तो अवेहि तनयाम राजन अग्निगर्भा समीम इव। तो यहां पर आप देख रहे हैं इव की तरह वाचक शब्द आ गया। तो इसमें आप देखोगे तो उपमान उपमेय साधारण धर्म और वाचक शब्द चारों विद्यमान हैं। दूसरा ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव। ययाते इव, ययाते धन इव की तरह शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव। तो यहाँ पर भी उपमान उपमेय साधारण धर्म और वाचक शब्द चारों विद्यमान हैं। आगे हंसिव कृष्ण ते कृति स्वर्गाम अवगाहते। तो यहाँ पर देखिए हंसी धन इव आ गया। तो यहाँ पर भी उपमा के चारों अंग विद्यमान है, अतः यहाँ पर भी पूर्ण उपमा अलंकार है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम लुप्तोपमा अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब देखेंगे लुप्तोपमा अलंकार क्या है। तो लुप्तोपमा अलंकार में उपमा के जो 4 अंग होते हैं उनमें से कोई न कोई एक अंग लुप्त रहता है, इसलिए से लुप्तोपमा अलंकार कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, मुखम इंदु यथा पाणि पल्वेन समय प्रिय वाच सुधा इव ओष्ठे बिंब तुल्यो मनो अस्मवत्। मुखम इंदु, मुख चंद्रमा के समान, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, साधारण धर्म नहीं दिया। तो मुखम इंदु यथा, यह कह रहा कि मुख है वो चंद्रमा के समान है, लेकिन यहाँ पर सुंदरता नहीं बताएगी। पाणी पलवेन समय, पाणी हाथ है वो पल्लव के समान है, लेकिन यहाँ पर उसमें इसका कोई साधारण धर्म नहीं दिया गया कि हाथ है वो पल्लव के समान या कच्चे हैं या फिर सुंदर है, कुछ भी नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से वाचा है सुधा, वाणी है वो अमृत के समान मधुर है, या कुछ भी इसमें दिया नहीं गया है। इव की तरह है। ओष्ठ है ते बिंब तुल्यो, होठ है वो बिंब के समान है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया कि सुंदर हैं या कैसे हैं। इसी प्रकार से मन है असंवत, तो मन है वो पत्थर के समान बताया गया है, लेकिन इसमें साधारण धर्म नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार देखोगे कि जो यह पद्य इसमें उपमेय दे रखा है मुखम, पाणी, वाचा, ओष्ठ, मन, और उपमान दे रखा है इंदु, पल्वेन, सुधा, बिंब, अश्रम। साधारण धर्म, तो यह हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, इसमें साधारण धर्म सुंदरता है, सुंदर है या फिर कच्चा है या पक्का है या कठोर, वो नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर साधारण धर्म लुप्त है। तो साधारण धर्म लुप्त होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। वाचक शब्द दे रखा है, यथा दे रखा है, समय दे रखा है, इव दे रखा है, तुल्य दे रखा है, वत दे रखा है। तो इस प्रकार से जहाँ जिस पद्य में यथा, समय, इव, तुल्य, वत ये जो पद आपको दिखाई दे, तो वहां पर आप कौन सा अलंकार करोगे, उपमा अलंकार करोगे। तो यहाँ पर लेकिन साधारण धर्म नहीं है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार तो है लेकिन पूर्णोपमा नहीं है, तो लुप्तोपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने उपमा अलंकार के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण हम देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।